वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2। तो इस चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर की बारे में कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा पार्ट 1 और ये हमारी क्लास कौन सी है? क्लास है 7th और हमारा चैप्टर है 2 और हम पढ़ रहे हैं भूगोल की बुक को, जो हमारी एसएसटी में। तो हमारा आज का पार्ट 1 है, जिसमें हम हमारा जो टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए शुरू करें हम। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है या नहीं है? बिल्कुल है। हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। हाँ है, बिल्कुल है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है, रहता है। इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो पृथ्वी हमारे गतिशील, आप सब जानते हैं पृथ्वी जो है इस तरीके से गति करती रहती है, घूमती रहती है अपने ही अक्ष पे। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है और बाहर भी। तो निरंतर जो है परिवर्तित होते रहते हैं। पर्यावरण बदलता है तो परिवर्तित होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं जानते? तो आज हम पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे। पृथ्वी के ऊपर तो कई तरीके की चीजें होती है जो हम देख सकते हैं, और पृथ्वी के अंदर क्या होता है वो हम नहीं देख सकते। तो आज हम वहां पे देखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पृथ्वी का क्या देखेंगे? आंतरिक भाग। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है? हमारे को उनका ऊपरी भाग या बाहरी भाग तो पता है, बट आंतरिक भाग में क्या क्या है? चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक भाग में क्या क्या है? एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। आप सबने प्याज को देखा है? ये क्या बोल रहा है कि प्याज किस तरीके का होता है? प्याज प्याज होता है, यहाँ पे देखिए, इस तरीके का होता है प्याज। ये इस तरीके का प्याज आपने देखा है, और इस पे जो है अलग अलग एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर होती है, अंदर फिर तीसरी लेयर होती है। जब भी आप छीलते हैं तो लेयरें मिलती है आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कई तरीके की लेयर्स है। जैसे हमारे प्याज में लेयर्स है ना, उसी तरीके से पृथ्वी में भी लेयर्स है। जब हम अंदर जाते हैं तो एक एक लेयर जो है आती जाती है। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से सकेंद्रीय, उनका केंद्र एक ही है, उन परतों से पृथ्वी बनी होती है। ये हमने देख लिया अभी, इस तरीके का आकार में, इस तरीके की लेयर्स में पृथ्वी बनी है। अब हम देखते हैं पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी यही पृथ्वी है। ये इस तरीके से, यहाँ पे कई तरीके की लेयर्स है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, जो टॉप लेयर है या ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है ना, ये उस ऊपरी परत को हम कहते हैं क्या? परपटी। परपटी को इंग्लिश में हम क्रस्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रस्ट भी। क्योंकि परपटी का मतलब भी क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब जो ये, जैसे हमारा ये क्या भूमि है, हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो ये हमारी पृथ्वी, हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्रस्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा क्रस्ट हो गया। ठीक है, सॉइल भी है इधर, सॉइल के ऊपर हम है, तो ये हमारा क्रस्ट हो गया। और उसके बाद जो है हमारा लैंड है, सॉइल है, सॉइल के बाद क्या आता है? लैंड। उस लैंड को हमने लिथोस्फीयर, स्थलमंडल कह दिया। ये हमने पहले पढ़ा है, तो स्थलमंडल हमने कह दिया, 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो इस तरीके से जो है लैंड स्थलमंडल हो गया, और जो सॉइल, जो हमारी मृदा है, वो क्या होगी? परपटी। जो ऊपरी मृदा होगी, जो ऊपरी परत होगी, वो हम क्या कहेंगे? परपटी कहेंगे, जो हमारी इसकी पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है? परपटी। ये हमारी परपटी होगी सबसे ऊपर। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ भाई, ये परपटी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे खड़े हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारी परपटी पे हम खड़े हैं। फिर नीचे हमारा थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हमारा स्थलमंडल आ जाएगा, भूमि आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली परत होती है ये जो है परपटी, सबसे पहली परत है, दिख ही रहा है। सबसे पहले कौन आ रहा है? परपटी। फिर आगे चलते हैं। यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। और ये जो परपटी है ना, यहाँ पे जो आपको परपटी दिख रही है, ये अगर हम सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ये जो भी हमारा ये भूमि है, महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर समुद्री सतह में, ये हमारी क्या है? महाद्वीप है कई सारे। तो ये संहति मतलब इनका जो है भूमि है, इनका लैंड है।
तो अगर देखा जाए तो परपटी अगर लैंड से देखें, तो अगर हम लैंड पे खड़े हैं और उसके नीचे देखें तो वो 35 किलोमीटर तक है परपटी। मगर अगर हम ये लैंड पे इस पे ना होकर के समुद्री सतह पर है, इस पे हैं और समुद्र के ऊपर अगर हमें और फिर हम नीचे देखें तो क्या होगा, 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक ये परपटी है। समुद्र के नीचे कहां तक है, 5 किलोमीटर तक। और जो हमारी ये भूमि है उसके नीचे कहां तक है, 35 किलोमीटर तक है। समझ गए आप सब, ये परपटी है हमारी भूमि वाली, इसके नीचे 35 किलोमीटर तक है। अब ये समुद्री सतह है तो यहाँ 5 किलोमीटर तक ये परपटी है। ये हमने यहाँ से जानकारी हासिल कर ली। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं, ये मतलब 35 किलोमीटर तक है। यहाँ पे कहाँ तक है, 35 किलोमीटर तक, ठीक है, 35 किलोमीटर तक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम महाद्वीपीय संहति की बात कर रहे हैं, उसकी सतह की बात कर रहे हैं। जब समुद्री सतह की बात करेंगे तो केवल 5 किलोमीटर तक ये परपटी। मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करके इसी वजह से बताया ताकि आपको अच्छी तरह से इसको समझने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो महाद्वीपीय संहति जो है ये हमारी, उसकी बात हम अभी कर ही रहे हैं। तो महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। मतलब जो हमारी ये धरती है जिसके ऊपर हम खड़े हैं वो हमारी परपटी है, 35 किलोमीटर तक है। तो वो जो महाद्वीपीय संहति है वो एक तो सिलिका से बनी है और एक एल्यूमिना से बनी है। सिलिका और एल्यूमिना को मिलकर खनिजों से बनी हुई है वो, इसलिए इसे Cl कहते हैं। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम Cl कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसलिए हम Cl कहते हैं। अब आगे चलते हैं, एल्यूमिना कहा जा सकता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की जो परपटी है ना, ये किससे बनी है, हमने देख लिया कि भाई महाद्वीप ये संहति है वो तो बनी है किससे, Cl से, मतलब सिलिका और एल्यूमिना। और ये जो हमारी समुद्री सतह है वो किससे बनी है, उसकी परपटी कहां से बनी है, तो वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे हमें सीमे कह दिया। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। तो ये हमारा सीमे और Cl हो गया। आपसे पूछा जा सकता है सीमे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। आपसे पूछा जा सकता है सीमे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। और Cl सिलिका और एल्यूमिना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ये हमें यहां तक पता लग गया। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। परपटी के ठीक नीचे, अब तो हमने परपटी की बात कर ली किस किस तरह से बना हुआ है वो। अब परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। मेंटल ये कोई दिमाग से पैदल नहीं है, ये मेंटल अलग तरीके का है। इस मेंटल में कई तरीके की चीजें होती है। क्या होती है, कई तरीके की चीजें होती है। इस मेंटल में हमें कई तरीके की चीजें मिली, उन चीजों को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है होता है। तो चलिए हम मेंटल पे चलते हैं। हम कहाँ पे चलते हैं, हम चलते हैं हमारे मेंटल पे। कहाँ है हमारा मेंटल, ये रहा। तो यहाँ पे हमें यही तो बताया गया है, क्या बता रहे हैं कि परपटी के ठीक नीचे जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मतलब ये जो इसकी गहराई है, ये इसकी गहराई जो दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में इतनी गहरी है परपटी के बाद मेंटल है। चलिए मंडल तो है ही हमारा, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझने में आया इतनी गहराई है मेंटल की, वो मेंटल है उसकी दूसरी परत। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। और इसकी जो सबसे आंतरिक, मेंटल के भी नीचे गहराई में जो परत है, सबसे आंतरिक परत, वो क्या है, क्रोड है। वो क्या है, वो है क्रोड, उसे हम कहते हैं क्रोड। तो देखिए क्रोड कहां पे है, यहाँ पे देखिए क्रोड, ये क्या है, ये क्रोड है। आप सबको दिख रहा है ये जो यहाँ पे है ना, इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से पूरी की पूरी लेयर है। क्या है, इस तरीके से पूरी की पूरी लेयर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, आंतरिक क्रोड। तो ये हमने देख लिया आंतरिक क्रोड, सबको समझने में आया। ये आंतरिक क्रोड होता है जो सबसे आंतरिक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हमने देख लिया। अब आगे, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। तो हमने अभी जो आंतरिक क्रोड देखा उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। चलिए मान लिया 3500 किलोमीटर, याद रखेंगे हम सब। यह मुख्यतः
निकल एवं लोहे की बनी होती है। मतलब ये जो हमारा क्रोड है ना, आंतरिक क्रोड, किसका बना है? ये बना है हमारा निकल और लोहे का। अब निकल और लोहे का बना है तो लोहे को हम फेरम भी कहते हैं। लोहे को क्या कह सकते हैं? लोहे को जो है फेरस भी कह सकते हैं। तो फेरस अगर हम कहेंगे तो किसका जो हमारी सारणी है, जो हमारी क्या होती है पीरियोडिक टेबल या हमारी जो संख्या सारणी होती है, उसमें हम क्या कहते हैं? आयरन, जिसको हम एफ ई से डिनोट करते हैं। एफ ई मतलब फेरन। तो फेरस हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नीफे। तो जो कोर है वो नीफे से मिलकर बना है। नीफे मतलब निकल और आयरन से मिलकर बना है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा, लोहे से मिलकर बना हुआ है। लोहा और निकल हो गए नीफे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब देखिए, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। और जो केंद्रीय कोड है ना, इसमें बहुत ज्यादा दबाव होता है। इसमें जो भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा दबाव में होती है। इस वजह से या तो वो इतनी ज्यादा तापमान में होगी, इतनी ज्यादा दबाव में होगी, पिघल भी जाती है कई बार, इतनी ज्यादा दबाव में होती है वहां पे। तो इस वजह से इस कोर में निकल और फेरन मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हमारी पृथ्वी की आंतरिक परत जो हमने देखी है वो यहाँ पे। तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो हमने देख लिया यहाँ से। किसी को भी परेशानी यहाँ से? पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो हमने देख लिया है। ठीक है, आप इसे एक बार और माइंड मैप में ये देख लीजिए क्या है। पहली परपटी, फिर मेंटल 2900 किलोमीटर, फिर उसके बाद सबसे आंतरिक रोड जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या इसकी 3900 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर। तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। और ये किससे बना है? नीफे से बना है। नीफे मतलब निकल और आयरन। और मेंटल किससे बना है? मेंटल भी अभी हमने देखा था किससे बना है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो मेंटल यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है तो किससे बना हुआ है। आपको सिर्फ क्या दे रखा है? क्रोड दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि मेंटल किससे बना है, आपको सिर्फ क्रोड दिया हुआ है। तो आपको एक तो परपटी के बारे में बताया हुआ है कि परपटी किस तरीके से दो, एक तो स्थल वाला और एक समुद्र वाला। स्थल में जो है वो निकल और एल्यूमिना और सिलिका, सॉरी एल्यूमिना और सिलिका है, और समुद्र में जो है एल्यूमिना, सॉरी सिलिका और मैग्नीशियम है। तो ये हमने देख लिया। ये हमारी महासागर, ये हमारी परपटी, और ये हमारी महाद्वीपीय परपटी। ये हमारा महाद्वीप है तो ये महाद्वीप परपटी, महासागर है तो महासागरीय परपटी। ठीक है, महासागरीय परपटी को हम समुद्री सतह मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे से समुद्र है। ठीक है, तो ये हमारी हो गया। और ये क्रोड है जो बिल्कुल इनके अंदर ही अंदर होता है। यहाँ तक हमने जो है सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया भाई, चलिए मान लिया कि ये होता है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे, देखा जाए। अब हम पढ़ेंगे शेल एवं खनिज। कि शेल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, ये हम अब देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके के शेल होते हैं और किस तरीके के खनिज होते हैं, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शेलों से बनी है। जो पृथ्वी है उसकी परपटी अनेक प्रकार के शेलों से बनी हुई है। शेलों मतलब कई तरीके के चीजों से। अब पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। तो शेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई शेल की। शेल एवं खनिज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है ना, वो शेल होते हैं। कि जो खनिज की, जो पृथ्वी की जो परपटी है वो बनाते हैं, वो वाले खनिज जो है उन्हें हम प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। इनका आकार अलग हो सकता है, इनका रंग अलग हो सकता है, इनके बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा शेल हो गया। शेल की परिभाषा हमने यहां से याद कर ली। अब आगे चलते हैं। मुख्य रूप से शेल तीन प्रकार के होते हैं। शेल क्या होते क्या है? शेल को हम इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? रॉक्स। पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर, उनको हम शेल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? शेल। पत्थरों को रॉक्स होते हैं इस तरीके की। तो पृथ्वी की परपटी जो है वो खनिज, अलग तरीके खनिज पदार्थ बनाते हैं, प्राकृतिक पिंड है।
जिनको शेल कहते हैं, मतलब पत्थर होते हैं जो पृथ्वी की परपटी पे होते हैं। अब इस तरीके के जो शेल है ना या पत्थर है वो 3 प्रकार के होते हैं। किस तरीके के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला इग्नियस रॉक, मतलब इग्नियस शेल या आग्नेय शेल। दूसरा अवसादी या सेडिमेंट्री शेल या फिर सेडिमेंट्री रॉक। कायांतरित शेल यानी मेटामॉर्फिक शेल। कायांतरित शेल यानी मेटामॉर्फिक शेल। कायांतरित शेल यानी मेटामॉर्फिक शेल। तो ये हो गया है। अब एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि आप एक बार इसको देख लीजिए, ये हमारी आंतरिक परत है। अब इस आंतरिक परत में हम किस तरीके से जो शेल है वो देखेंगे, वो हम यहाँ पे ही देखेंगे। तो इस तरीके से जो शेल होते हैं ना इस आंतरिक परत के अंदर, इसमें आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित शेल, ये हम देख रहे थे। ठीक है, ये सारे के सारे शेल हमने देख लिए। अब द्रवित मैग्मा जो है ठोस या ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा है मतलब जो द्रव में है, जो एक तरीके से बहने वाली लगी है, तो वो मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। तो आप सबने मैग्मा देखा है, जब भी कोई द्रवित मैग्मा, ये आपने ज्वालामुखी देखा होगा। ज्वालामुखी किस तरीके से होता है? इस तरीके का होता है ज्वालामुखी। हाँ, अब यहाँ पे जो फटता है ज्वालामुखी, जब जैसे ही फटेगा तो इसका जो लावा है या मैग्मा है वो इधर आएगा, इसका इधर आएगा। तो इस तरीके से आने के बाद क्या होता है, वो ठंडा हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ठोस हो जाएगा। यहाँ जो ठोस बनेगा ना ठंडा होने के बाद, उन तरीके के जो पत्थर होंगे या शेल होंगे उन्हें हम कहेंगे आग्नेय शेल। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे आग्नेय शेल। ठीक है, तो ये तो हो गया आग्नेय शेल। अब आगे देखते हैं, इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। ये जो आग्नेय शेल है ना या फिर इग्नियस रॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं, पत्थर, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक शेल भी कहते हैं। तो आग्नेय और प्राथमिक शेल, इसके दो नाम हो गए। आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है। जो आग्नेय शेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतर्वेदी शेल और एक बहिर्वेदी शेल। मतलब अंतर्वेदी मतलब जहां बाहर हो, जहां अंदर होगा वहां तो अंतर्वेदी, और जहां बाहर होगा वहां बहिर्वेदी। किस तरीके से? अब आपको ये दिखा, मैंने आपको बताया, ये बाहर बताया था, क्या पता इसके अंदर ही जम जाए और ठंडा हो गया, तो वहां पे जो रॉक बनेगा वो भी शेल है, तो वो मगर अंतर्वेदी शेल है। क्यों? क्योंकि अंदर बना है। अभी बाहर बन रहे हैं ये बहिर्वेदी शेल है। ये तो हमने यहाँ पे इसकी आम भाषा में देख ली परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। चलिए देखते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो लाल द्रवित मैग्मा होता है वो लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्वेदी शेल या बहिर्वेदी अग्निय शेल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैग्मा ठंडा होकर बना देता है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया बहिर्वेदी। अब अंदर अंतर्वेदी क्या होगा? अंदर होगा। तो इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ये जो हम बहिर की बात कर रहे हैं उनकी संरचना जो है बहुत दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो जब बाहर निकलता है वो क्या होता है? बेसाल्ट होता है। उनमें बेसाल्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहिर्वेदी अग्नेय शेल में बेसाल्ट होता है, मैग्मा से बनता है। अब दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। जो हमारा दक्कन पठार है, जो दक्कन में जो घाटी है, डेक्कन प्लेट्यू है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यू, जिसे हम पठार कहते हैं प्लेट्यू। तो क्या हो गया ये दक्कन पठार? वहां पे बेसाल्ट के रॉक्स मिलते हैं, मतलब वहां पे कभी ना कभी कोई लावा हुआ होगा जिसकी वजह से वहां पे इस तरीके की चीजें मिल रही है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए किसके? बहिर्वेदी के। अब आगे चलते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। और जो द्रवित मैग्मा है वो कभी कभी क्या होता है, भूपर्पटी, जो हमारी परपटी हमने देखी थी भू ऊपर वाली, उसके अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। ये अंदर जो है क्या हो जाता है, ये जो अंदर है ये ठंडा हो जाता है अंदर ही। अब जब ये अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब ये अंदर ठंडा होगा तो क्या होगा। इस प्रकार
बने ठोस शेलों को अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं और ये बड़े दाने जो हैं उनका रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। तो बहिर्वेदी का तो हमने देख लिया, बेसाल्ट। अब इसका जो है ग्रेनाइट है, अंतर्वेदी का क्या है उदाहरण, ग्रेनाइट। शेल मतलब पत्थर होता है, तो ग्रेनाइट किस तरह के पत्थर होता है। तो लेई मसालों मतलब दानों का जो है चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। मतलब मसालों को कूटने के लिए या फिर जो दाने उनको बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज होता है ना वो ग्रेनाइट होते हैं, और इन पत्थरों को हम आग्नेय शेल, अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं, क्योंकि अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषाएं हो गई दो, आपको इनको अच्छी तरह से देख लेना है कि पहले कौन से आग्नेय के दो, एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। तो आग्नेय हो गए, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, आराम से हमें ये पता लग गए। तो ये हमारे इग्नियस रॉक्स थे या फिर आग्नेय थे जो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इग्नियस के बारे में तो चलिए पता लग गया। अब आगे शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और जो शेल होते हैं ना, ये पत्थर जो हमें आग्नेय से बने, जब नीचे आते हैं तो क्या होता है कि ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं। अभी जब पत्थर जो एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, टुकड़ों में बदल जाएंगे। तो टकरा कर छोटे छोटे और टुकड़े बने, बहुत सारे टुकड़े बन गए, तो छोटे छोटे कण आ गए। तो इन छोटे छोटे कणों को क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। आप भी जानते, दो पत्थर जब मिलेंगे तो क्या होगा, आवाज आएगी। तो क्यों आती है, क्योंकि वो टकरा रहे हैं। तो इस तरीके की अवसाद कहते हैं उनको। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हवा आएगी तो चीजें उड़ा के ले जाएगी, तो इसी तरीके से छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनको हवा उड़ा के ले जाएगी। जल है, नदियों का जल निकलेगा तो वो भी इनको उड़ा के ले जाएगी। तो इनके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। और ये जो अदृढ़ अवसाद है ना, जो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ये टूटते रहते हैं, वो अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बना देते हैं। ये क्या करते हैं, ये दब जाते हैं, और दबकर क्या हो जाता है इनका, ये कठोर हो जाते हैं। मतलब क्या है कि बाहर रहते हैं तो क्या कठोर हो जाते हैं ये, और शेल की परतें बना देते हैं। परतों में शेल बनती है, पत्थर बनते हैं। तो परतों में जो इस तरीके की शेल या पत्थर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार की शेलों को अवसादी शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी शेल। अवसादी शेल कहते हैं इन्हें। अवसादी शेल को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके सेडिमेंट्री रॉक्स, पत्थर या अवसादी शेल या अवसादी पत्थर जो है बन जाते हैं, परतों वाले पत्थर बनते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। उदाहरण के लिए जो रेत के दाने हैं वो भी दबकर ठंडे होकर एक कठोर हो जाएंगे और वो बलुआ पत्थर बना देंगे। बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर है हमारा एक अवसादी शेल। अवसादी शेल मतलब सेडिमेंट्री रॉक। इन शेलों में, रॉक मतलब पत्थर, तो इन शेलों में पौधे होते हैं, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं या जीवाणुओं जो कभी इन शेलों पर रहे हैं, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इन पत्थरों पर कई तरीके के जीव जंतु, जीवाश्म, जो पेड़ पौधे जानवर हैं, उनके कई सारे जो अवशेष हैं, जो जीवाश्म है, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इससे पता लगा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे ये कण, और अलग अलग जगहों की चीजें जो है यहाँ पे मिल चुकी है। इसी वजह से एक जगह पे जो चीज मिल रही है वो दूसरी बहुत दूर भी वो चीज मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ये हवा और जल से लेके जा रहे हैं। अवसादी शेल कई जगह मिल जाती है। ठीक है, बलुआ एक इनका उदाहरण है, बलुआ पत्थर। अब आगे चलते हैं। दो हो गए हमारे, अवसादी हो गए, आग्नेय हो गए। अब हम हमारा तीसरा करेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है कायांतरित शेल। चलिए, अब हमारा जो आग्नेय और अवसादी शेल है उससे ही हम बनाएंगे क्या, कायांतरित शेल। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकती है। तो आग्नेय और अवसादी शेल जो है ना, वो उच्च ताप मतलब इनको बहुत ज्यादा हीट दी जाए और दाब बहुत ज्यादा दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो क्या होता है, ये कार्यांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आग्नेय और जो अवसादी शेल है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए या इन दोनों को इस तरीके से किया जाए
उच्च दाब, तो ये कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए कायांतरित शेल में इस तरीके से उच्च ताप पे परिवर्तित हो रहे हैं। ये आपको 2.3 चित्र में भी बताया गया है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो स्लेट में परिवर्तित होती है। चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित होती है? चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित होता है। आप सबने ताजमहल देखा होगा, संगमरमर का बना होता है। तो चूना पत्थर जो है उसको कन्वर्ट या फिर उसे परिवर्तित करके हमने संगमरमर में बदल दिया है। संगमरमर किस तरीके का है? मतलब कायांतरित शेल, वो रूपांतरित हुआ है और उसके बाद ही बना है। ठीक है, यहां से हमने ये देख लिया, हमने यहां से देख लिया। तो ये हमारा यहाँ पे कायांतरित शेल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम जो बाकी बचा हुआ हमारा टॉपिक है शेलों के बारे में, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हो गया है, बाकी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।